हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइज, डिटर्मिनेट चैप्टर मंजिल त्यागी की बुक का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट ये हमारा पार्ट नंबर 4 है गाइज, ठीक है, जिसके अंदर आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन डिफेंस वाले आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। और अगर कोई बच्चा लैपटॉप से या पीसी के थ्रू अगर आप हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं या अपने फ़ोन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं या पीसी में यूज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डिफेंस वाले वेबसाइट का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 से। और आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर एनडीए का कोर्स भी मिल जाएगा गाइस, ठीक है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर कि ए का जो डिटर्मिनेट है वो 3 दिया हुआ है, अर्जॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेट इतना दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बतानी है। तो देखो गाइस, प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्जॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेट है वो ए के डिटर्मिनेट की पावर n माइनस वन के इक्वल होता है। तो यहाँ जो ए का डिटर्मिनेट है, अर्जॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेट कितना है 243, और ए का डिटर्मिनेट कितना है 3। तो 3 की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू कितना आएगा 243 आएगा। अब 3 की पावर कितना करेंगे 243 आए, तो देखो 3 इंटू थ्री करेंगे 9, इंटू थ्री करेंगे कितना आएगा 27, इंटू थ्री करेंगे 81, इंटू में 3 करेंगे तो 3 की पावर कितना 5 करोगे तो ये आपका आएगा। तो 3 की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू ये, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू कितनी आई 6 आ गई। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर गाइस, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये कहता है एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर अपने को दे रखा है 3 क्रॉस 2। तो ए का जो ऑर्डर है वो आपका 3 क्रॉस 2 है। एंड बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। बी का जो ऑर्डर है वो आपका 2 क्रॉस 3 है। देन व्हाट इज द वैल्यू दिस इज इक्वल टू, आपको बताना है कि इसका जो डिटर्मिनेट है मतलब के इंटू ए इंटू बी का जो डिटर्मिनेट है वो किसके इक्वल होगा। देखो, जब के को हम बाहर लेके आएंगे तो के की पावर n बाहर आएगा और इंटू में क्या a इंटू बी का डिटर्मिनेट। अब जो n होता है वो क्या होता है a इंटू बी का डिटर्मिनेट का ऑर्डर होता है। तो a का जो है ऑर्डर इतना है, b का जो है ऑर्डर इतना है। जब a इंटू बी करेंगे तो उसका ऑर्डर कितना आएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, कितना ऑर्डर आएगा भाई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर आएगा। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी 3, तो ये k की पावर 3 इंटू ये क्या आएगा a इंटू बी का डिटर्मिनेट। तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 गाइस। और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो देन कमेंट कर दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको बताना है कौन सी सिस्टम इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। पहली इक्वेशन अपने को दे रखी है, क्या दे रखी है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना 4। सेकेंड जो इक्वेशन है वो अपने को दे रखी है 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 7। अगर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 8। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपके पास दोनों इक्वेशन में देखो x के कोफिशिएंट क्या है सेम, इतना हिस्सा क्या है सेम है, और कांस्टेंट टर्म अगर डिफरेंट हो तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशन आता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपका x और y के कोफिशिएंट भी सेम है और कांस्टेंट टर्म भी अगर आपकी सेम हो तो उस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सिस्टम ऑफ इक्वेशन अपने को गिवन है गाइस। क्रैमर रूल से अगर y की हम बात करेंगे तो y जो है हमें पता है डेल डैश डिवाइड बाय डेल के इक्वल होता है। तो वेयर आपको बताना है कि डेल डैश जो है वो आपका क्या होगा। ठीक है, तो डेल डैश की वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है गाइस जो y होता है वो हमारा इक्वल होता है डेल टू डिवाइड बाय डेल के, क्रैमर रूल से। अब डेल टू जो होता है वो क्या होता है मेरे पास डिटर्मिनेट होता है, किसका डिटर्मिनेट, जो a बनेगा आपका, जो डेल बनेगा आपका, उसके अंदर सेकंड जो कॉलम होगा उसको हम क्या करेंगे कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, मतलब b से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका जो सेकंड कॉलम है वो 7, 16 और 22 आएगा। फर्स्ट कॉलम क्या आएगा x का कोफिशिएंट, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट, ये फर्स्ट कॉलम आएगा। और थर्ड कॉलम क्या आएगा z का कोफिशिएंट 1 और ये 3 और ये आपका 4। तो ये आपके पास डेल टू बनेगा, मतलब डेल डैश बनेगा। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि कौन से ऑप्शन के साथ मैच करता है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल टू जो है आपका देखो क्या ऑप्शन ए बी सी किसी से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा सर, ये तो किसी से मैच नहीं कर रहा। तो हम क्या करें, देखो मेरे प्यारे,
प्रॉपर्टी हमें पता है कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मैं इन दोनों कॉलम को आपस में इंटरचेंज करूंगा, इन दोनों कॉलम को, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा 1 1 1, यहाँ आ जाएगा 1 3 4, यहाँ आ जाएगा 7 16 और 22, और डिटर्मिनेंट के आगे बाहर माइनस आ जाएगा। अब इस माइनस को आप थर्ड कॉलम के मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका ऑप्शन सी के साथ मैच करेगा। तो इसने देखो ट्रिक खेली है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये कहता है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन अपने को क्या दे रखी है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 5। नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है 10x प्लस में 5y इज इक्वल टू 50। आपको बताना है, तो सबसे पहले डेल निकालते हैं गाइस। डेल मतलब a का डिटर्मिनेंट, तो 2 3 10 और 5। डिटर्मिनेंट निकालोगे कितना आएगा, ये 10, देखो 2 5 और ये 3 और 10। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ किया, 10 माइनस में कितना है 30, तो कितना है माइनस का 20। तो डेल अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया वो अपना यूनिक आया। एक मिनट रुको, हाँ हाँ, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में। यहाँ पे 15 है गाइस, यहाँ पे 15 आपका है, तो यहाँ पे 15 आएगा। जब इसको 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस में 30, तो उस केस में डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब डेल की वैल्यू अगर 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है या नो सॉल्यूशन होता है। अब मैं डेल 1 निकालूंगा, डेल 1 मतलब डिटर्मिनेंट। क्या करेंगे, फर्स्ट इसको रिप्लेस कर देंगे, ये 5 और 50, और सेकंड कॉलम आपका एज इट इज, क्रैमर रूल लगाया मैंने। डिटर्मिनेंट निकालेंगे 15 5 75, और माइनस में इसको करेंगे 150। तो डेल 1 जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और जब डेल 1 नॉट इक्वल टू 0 आए इसका मतलब नो सॉल्यूशन होता है क्रैमर रूल से, और नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर मैं 15 ना लूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको 5 ही रखता हूँ, वैसे तो 15 है यहाँ पे, मिस्टेक है, लेकिन 5 अगर मैं रखता हूँ तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ये कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज, ठीक है। क्या करना है, इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो ए के इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की माइनस का 8, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की माइनस का 10, तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो ये आएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट और परफेक्ट आंसर। क्लियर गाइस, गर्मी बहुत ज्यादा है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपसे पूछी है। क्वेश्चन नंबर 32 इसी एक चैप्टर, इसी वीडियो के अंदर आगे रिपीट भी होगा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है। देखो गाइस, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट रो में से ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा माइनस का ए, यहाँ बचेगा बी, और यहाँ बचेगा अपना सी। सेकंड में से बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ ए आएगा, यहाँ माइनस का बी, और यहाँ पे बचेगा सी। थर्ड कॉलम में से आपका सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा अपने पास बी, और यहाँ बचेगा माइनस का सी, ठीक है। अब मैं R1 पे ऑपरेट कर लेता हूँ, क्या R1 प्लस में R2 ऐड करते हैं, तो ये ए बी सी है। ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करोगे, ये 0, ये भी 0, ये 2C आएगा। ये आपका ए, ये माइनस का बी, और ये सी, ये ए और ये बी, और ये आपका माइनस का सी। अब ये भी 0, ये भी 0, तो 2C को लेकर डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की ए बी, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की माइनस का ए बी, तो ये प्लस का ए बी हो जाएगा। तो ये 2AB हो जाएगा, इसके साथ करोगे 4ABC आ जाएगा। लेकिन बाहर मल्टीप्लाई में आपके पास ABC था, तो ये हो जाएगा 4A² B² C²। और ये सेम क्वेश्चन हम पिछले पार्ट के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये कहता है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो दो इक्वेशन दे रखी है, मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं कि जब दो इक्वेशन हो a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू c2,
दो इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब आता है? जब a1 डिवाइड बाय a2 इक्वल आए b1 डिवाइड बाय b2 और इक्वल आए c1 डिवाइड बाय c2। जब ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो उस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लगे कि सर थोड़ा स्पीड से हो रहा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा स्लो करवा देंगे, लेकिन मैं स्लो ही करवा रहा हूँ मेरे हिसाब से तो बिल्कुल, ताकि आप लोगों को हर क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए। लेकिन एक चीज आप जरूर करना मेरे भाई, गर्मी आपको पता है देखो कितनी है, इसके बदले सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। जिसने बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है कि जब दो सॉल्यूशन का इनफाइनाइट, दो इक्वेशन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब आता है? जब ये कंडीशन हो। ठीक है, तो इसी कंडीशन का हम यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन अपने को ये दे रखी है, सेकंड इक्वेशन अपने को ये दे रखी है। यहाँ a1 की बात करेंगे तो ये k+1 है डिवाइड बाय a2 मतलब x का कोएफिशिएंट k इक्वल आएगा b1 मतलब 8 डिवाइड बाय 2 b2 मतलब k प्लस में 3 और इक्वल आएगा अपने पास c1 मतलब 4k और डिवाइड बाय 3k-1। तीनों इक्वल है, किन्हीं भी दो को इक्वल ले लो, आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी दो ले लो आप, चाहे इन दोनों को इक्वल ले लो, चाहे आप इन दोनों को इक्वल ले लो, किसी को भी ले लो। ये उधर जाके मल्टीप्लाई में तो ये k+1 और इनटू में क्या आएगा k प्लस में 3 और इज इक्वल टू में क्या आएगा 8k आएगा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इनकी, प्रोडक्ट करोगे ये k² आएगा और प्लस में ये कितना आएगा मेरे पास 3k आएगा, प्लस में k आएगा, प्लस में 3 इज इक्वल टू में 8k। ये आया मेरे पास k², ये 4k हो जाएगा, इधर आके ये माइनस का 4k और ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप लोग देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यू होती है, तो k की कितनी वैल्यू आएगी? दो वैल्यूज आएंगी। तो k की आपको बताने थी हाउ मेनी वैल्यूज, तो 2 सॉल्यूशन होंगे इसके, दो, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 गाइस। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 34। ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, p की किस वैल्यू के लिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 2 वेरिएबल की इक्वेशन दी हुई है, x और y के अंदर इक्वेशन दी हुई है, लेकिन 3 इक्वेशन दी हुई है। तो जब x 3 इक्वेशन हो और कंसिस्टेंट बोले तो उस केस में क्या होता है कि जो a होता है उसका डिटर्मिनेंट आपका 0, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है तब भी तो कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो a हम लेंगे वो क्या लेंगे? पहले x का कोफिशिएंट मतलब p का क्यूब और y का कोफिशिएंट मतलब p+1 का क्यूब और कांस्टेंट जो आपके पास दिया उसको हम थर्ड कॉलम लेंगे p+2 का क्यूब। नेक्स्ट सिमिलरली ये p हो जाएगा, ये हमारा p+1 हो जाएगा और ये हमारा p+2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 1 और ये हमारा 1 और इक्वल में क्या आना चाहिए आपका 0। अब आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो, p की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करके कर लो, जिस वैल्यू पे p की जिस वैल्यू पे इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम अगर इसको करते हैं सोल्व, तो अगर आप ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मैं सी से डायरेक्ट आपको करवा देता हूँ। जब p को अपन -1 पुट करेंगे तो यहाँ -1 की क्यूब -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये 1 हमारे पास है। -1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा गाइस, ये भी आपका 0 हो जाएगा। -1 पुट करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 प्लस 1 की क्यूब 1, -1 पुट करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ आया 1 1, यहाँ आया मेरे पास -1 -1 1। ठीक है, ये 1 1। अब आप इस 1 को लेकर इसको लेकर डिटर्मिनेंट निकाल लो, इस कॉलम को लेकर डिटर्मिनेंट निकालो, जैसे भी निकाल लो। ये आएगा -1, इसको लेकर ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की -1 और फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की तो माइनस माइनस +1, तो ये क्या है 0। तो p इज इक्वल टू -1 जो है वो इस डिटर्मिनेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं गाइस, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन पिछले पार्ट के अंदर आया था। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं वही R2 पे ऑपरेट करेंगे कि R2 माइनस में 2R1 और R3 पे ऑपरेट करेंगे क्या R3 माइनस में 3R1। ऑपरेट करने के बाद जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो माइनस का a³ इसका आंसर आएगा, a³ आंसर आएगा, उसमें ना तो a आएगा ना तो b आएगा ना c, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ b एंड c हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा।
ये ऐसा डिटर्मिनेंट पहले भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये कहता है ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है। बी बी ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए विद द फर्स्ट एंड द सेकंड रो इंटरचेंज्ड, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है। देखो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर ये है, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो उसके नेगेटिव के इक्वल आती है। तो मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो माइनस में डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल आएगा। प्रॉपर्टी गाइस ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है वैल्यू के की वैल्यू बतानी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट पोसेस यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा भाई, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या आपका नो सॉल्यूशन होगा। और वो कब होता है, जब ए का डिटर्मिनेंट आपका 0 आए। और ए क्या है मेरे पास 1 -1 2, और यह दे रखा है के -1 1, और ये दे रखा है अपने को 3 1 और माइनस का 3, और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या 0। तो 1 को लेकर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 3 माइनस में 1, फिर माइनस माइनस प्लस का 1, ये रोगी ये कॉलम, ये आएगा माइनस का 3 के और माइनस में 3, और प्लस का 2 इंटू में ये रोगी कॉलम, ये आएगा के माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया गाइस 2, ये आएगा माइनस का 3 के माइनस में 3, और ये हो जाएगा अंदर प्रोडक्ट करोगे 2 के प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 8 माइनस में 3 कितना 5, इन दोनों को ऐड करोगे माइनस का के, तो माइनस के प्लस 5 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू आई 5, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट आपने को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 38 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का अजर्शन और रीजन आपको दिया हुआ है, ए और बी आपको बताना है कौन सा करेक्ट है नहीं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 38 में अजर्शन दिया हुआ है, कहते हैं कि इफ अगर इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होगा तो के की वैल्यू 4 होगी। रीजन दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। देखो गाइस अभी अभी जस्ट हमने क्वेश्चन ये किया है, क्वेश्चन नंबर 32 जो क्वेश्चन करवाया था, मैंने बोला था कि आगे ये रिपीट होगा। यहाँ देखो अगर मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस कंडीशन को लेता हूं, अगर मैं मानता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर होगा। यहाँ यूज करता हूं तो ये आएगा माइनस का ए स्क्वायर, ये ए बी और ये ए सी, ये आएगा ए बी, और यहीं से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये माइनस का बी स्क्वायर और ये आपका बी सी, ये ए सी ये बी सी और ये माइनस का सी स्क्वायर। और इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला था 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, तो के की वैल्यू देखो 4 आती है। अब इसका मतलब ये स्टेटमेंट कब करेक्ट हुई, जब ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हुई। तो ये इसका मतलब ए जो है वो करेक्ट है, आर भी आपका करेक्ट है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 32 आपका यही था, ये देख लो यही डिटर्मिनेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। ये कहता है ए अगर मैट्रिक्स एन क्रॉस एन ऑर्डर की है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू ए का जो है वो किसके इक्वल होगा। देखो एम को अगर डिटर्मिनेंट से बाहर लेके आएंगे तो एम की पावर एन बाहर आएगा इंटू में ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन क्या लिखा है, ये कहता है कि U इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय B फ्रॉम मल्टीप्लाइंग एनी टू रो या कॉलम बाय द स्केलर m, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ U इज इक्वल टू V, m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। ये कहता है कि U एक मैट्रिक्स है जो ऑब्टेन्ड हुई किससे, B से, बाय मल्टीप्लाइंग एनी रो और कॉलम बाय द स्केलर m। ठीक है, तो क्या कि m, देखो कोई भी मैट्रिक्स, देखो कोई भी मैट्रिक्स U है जो आपके पास V से आई है, V मैंने कुछ भी ले लिया जैसे 1 2 3 और 4 ले लिया, तो V के किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर M से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैंने M से मल्टीप्लाई किया मान लो, तो ये M और ये 2M हो गया और ये 3 और ये 4 हो गया, तो वो मेरे पास U आया। देन ये कहता है कि U का जो डिटर्मिनेंट है वो M इंटू में V के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालू, इसका डिटर्मिनेंट आएगा गाइस 4 माइनस में 6 माइनस का 2 आएगा, और अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालू 4m माइनस में 6m, तो देखो माइनस का 2m आया, तो ये माइनस 2 के इसका डिटर्मिनेंट है v का, तो u का जो डिटर्मिनेंट है वो m इंटू में v का डिटर्मिनेंट आया, देख लो।
तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इसका जो है इसमें कोई यूज नहीं है ए में, दोनों अलग अलग डेफिनेशन है दोनों करेक्ट। तो आर एंड ए आर इंडिविजुअली क्या रहेंगी आपकी, ट्रू रहेंगी। क्लियर, दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है भाई, ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। हाँ जी, आता हूं मैं अभी 10 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 गाइस। ये कहता है इफ ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस आपको ये दे रखे, एक दूसरा ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस ये दे रखे और वो ये दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, देन द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ये कहता है कि ट्राइंगल आपके कॉन्करेंट रहेंगे, ठीक है, ट्राइंगल आपके कॉन्करेंट रहेंगे। तो देखो रीजन कहता है फॉर गिवन ट्राइंगल सेटिस्फाई द अबव रिलेशन इंप्लाइज दैट द ट्राइंगल हैव इक्वल एरिया। बहुत बढ़िया। देखो हमें पता है कि जब ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस अपने को गिवन हो, है ना, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 1/2। ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, यहां भी 1/2 आएगा, लेकिन 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाता है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल। जब दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो तो मतलब वो कॉन्करेंट होते हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और आर जो है वो आपके पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ये कहता है ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो होगा देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के इक्वल होता है। अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो ये भी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी जीरो आएगा। पहली स्टेटमेंट करेक्ट हुई। ये कहता है ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ ए के डिटर्मिनेंट का इनवर्स। बहुत बढ़िया, इसको मैं 1/, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी प्रॉपर्टी है। ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी गाइस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। ये कहता है इफ एनी टू रो या टू कॉलम आर डिटर्मिनेट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट इज जीरो। प्रॉपर्टी है गाइस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट प्रॉपर्टी है। हमें पता है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम जब आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल का मतलब सेम हो, तो उस डिटर्मिनेट की वैल्यू जीरो आती है। नेक्स्ट ये कहता है द कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट डज नॉट चेंज। बहुत बढ़िया, ये भी प्रॉपर्टी है कि हमें पता है कि अगर ए का डिटर्मिनेट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट इक्वल होता है तो रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करने का मतलब है कि उसका ट्रांसपोज कर दिया। तो अब ट्रांसपोज करने के बाद डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, तो डिटर्मिनेट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है एनी रो एंड ऑफ डिटर्मिनेट आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट चेंज इन साइन। बहुत बढ़िया, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें पता है दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है गाइस, ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 43। ये कहता है कंसीडर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आपको बताना है, सिंपल है। R1 पे ऑपरेट कर लेते हैं, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 जब ऑपरेट करेंगे तो हमें पता है फर्स्ट जो है ये बन जाएगा 1 प्लस में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट आपका ये एलिमेंट बन जाएगा 1 प्लस में ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला एलिमेंट भी 1 प्लस में ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू भी जीरो होती है, इसकी वैल्यू भी जीरो होती है, और इसकी वैल्यू भी जीरो होती है। तो पूरा का पूरा रो ही जीरो बन गया, तो डिटर्मिनेंट भी आपका जीरो आएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आपको बताना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या होगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसने लिख नहीं रखा है कि ए बी सी आपका क्या है। एक मिनट चेकआउट करते हैं बुक के अंदर। कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, एबीसी तो सिंपल नंबर ही है।
ठीक है, यहाँ पे इसने इसका बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा अपने को। ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। ऐसा हमने पहले भी किया है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर ए बी सी आपके पॉजिटिव नंबर हो तो एक क्वेश्चन आता है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। और अगर ए बी सी आपके नेगेटिव नंबर हो तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आती है। एक मैंने बताया इसका जो डिटर्मिनेंट होता है ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब माइनस में 3ab। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका डिटर्मिनेंट का 1a प्लस बी प्लस सी 1/2, इसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस में a का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो माइनस का। ठीक है, ये चीज भी इसको आप लिख सकते हो। तो एक इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस में बी प्लस में सी, यह आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और प्लस का ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए। तो ये भी इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है गाइस। तो इसकी वैल्यू ये आएगी, तो यहाँ पे ना 1 आएगी ना 2 आएगी ना 3 आएगी, ऑप्शन डी आपका आंसर आएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 45 गाइस, आपको बताना है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ क्या है, ओमेगा की पावर 100 है, ओमेगा की पावर 100 की वैल्यू ओमेगा होती है, और ओमेगा की पावर 200 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होती है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस में यहाँ बन जाएगा 2 ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा स्क्वायर और ये 1, ये 1 और ये ओमेगा, ये 1 प्लस में ओमेगा प्लस में 2 ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर और ये बनेगा 2 प्लस में ओमेगा प्लस में 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज बन गई। अब आप लोग देखो, हमें पता है प्रॉपर्टी कि 1 प्लस में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो यहाँ पे 2 ओमेगा है तो इसको मैं ओमेगा प्लस ओमेगा लिखूंगा। तो देखो 1 प्लस में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ओमेगा, यहाँ 1 और ये ओमेगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ भी सिमिलरली 1 प्लस में ओमेगा प्लस में एक ओमेगा स्क्वायर लोगे वो 0, तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और यहाँ पे देखो ये 1 प्लस में 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर, तो ये इतना रिजल्ट तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का ओमेगा होती है। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, आपका इजी है, बन जाएगा क्वेश्चन। इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो इन तीनों का सम क्या आएगा, 0, तो C1 पे ऑपरेट करेंगे तो ये भी 0, इन तीनों का सम करोगे तो ये भी 0, C1 पे ऑपरेट करेंगे, इन तीनों का सम करोगे तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब इस ओमेगा स्क्वायर से अपन डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की ओमेगा क्यूब, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की माइनस माइनस प्लस का ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, अंदर प्रोडक्ट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा की पावर 4 आएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा हो गया, इसकी वैल्यू जो है वो ऑप्शन डी आएगी आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 होती है, तो डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47 गाइस, ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, की वैल्यू क्या होगी, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन कब होता है, जब ए का डिटर्मिनेंट आपका 0 हो। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आएगा k1 यहाँ आएगा 1k1 1 और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो k इनटू में ये आएगा अपने पास k स्क्वायर -1, ये रो गई ये कॉलम, फिर -1 इंटू में ये रो गई ये कॉलम, इसके साथ करोगे तो k -1 और फिर +1 इंटू में ये रो गई कॉलम, 1 माइनस में k इज इक्वल टू 0। तो k -1 कॉमन है, तो यहाँ पे k -1 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो यहाँ बचेगा k इंटू में k +1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा और यहाँ भी -1 इक्वल में 0। तो यहाँ से तो k की वैल्यू 1 आ गई, एक तो कन्फर्म है कि k की वैल्यू 1 होगी, और 1 सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकंसिस्टेंट कब रहती है, जब ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए, और ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 कब आएगा, जब k की वैल्यू -1 के इक्वल ना हो और k की वैल्यू -2 के इक्वल ना हो। ठीक है, तो उस केस में ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मैच करना है गाइज आपको तीनों के साथ, जिसके साथ जो मैच होता है उसके साथ वो मैच कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं, ठीक है, तो आप लोगों को साफ साफ पता चल रहा है कि अगर मैं C1 पे ऑपरेट करता हूँ, C1 प्लस में C2 प्लस में C3,
ऐड करूंगा तो ये x प्लस में 2a आएगा, और यहाँ भी x प्लस 2a, तो वो कॉमन आ जाएगा, तो वो 1 के साथ मैच कर रहा है साफ साफ, तो a जो है 1 के साथ मैच करेगा। तो इसका मतलब बी और डी आपका आंसर नहीं है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है भाई, है ना, कि a जो है वो 1 के साथ मैच करेगा भाई। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सी ऑप्शन की बात करूं, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, अपने को पता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गाइस, सी का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो बी के साथ मैच करेगा, क्योंकि अगर मैं सी R1 पे ऑपरेट करता हूं कि R1 माइनस में R2, तो ये जीरो, ये a माइनस बी और ये बी सी माइनस में सी है, तो यहाँ देखो a माइनस बी कॉमन है, तो a माइनस बी कॉमन लोगे तो ये बनेगा, तो इसका मतलब सी जो है वो 2 के साथ मैच होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सी 2 के साथ मैच होगा। क्लियर, तो ये 48 नंबर क्वेश्चन था, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन था गाइस। तो ये अपना मंजुल त्यागी की बुक में से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करवाना है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर वैसे करवाने वाला हूँ, लेकिन आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं ये चीज़ भी आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। ओके, और ये वीडियो आपको कैसी लगी शाबाश कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके गाइज, तो सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड अगेन सभी बच्चों को जय हिंद।